स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जीएसटी का, क्योंकि आपको जब आप जीएसटी का पेपर करते हैं तो पेपर में ज़रूर एक 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जीएसटी एंड डिस्क्राइब इट्स साइलेंट फीचर्स। ठीक है, तो और साइलेंट फीचर्स जो भी हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, ये आपको बुक के अंदर 30 दे रखी हैं। तो मैं 30 की 30 कराऊंगी आपको। जब आप लिखने के लिए आएंगे तो आप उनमें से कुछ एक 20 मतलब 30 में से कुछ एक 20 लर्न करके लिख सकते हैं और उसको आगे ब्रीफ में उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो विशेषताएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। The silent features of GST are as under. First one is टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट कब आते हैं, यानी कि टैक्स का जो अराइजमेंट होता है वो कब आता है। तो देखिए, टैक्सेबल इवेंट इज़ एन इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच टैक्स लाइबिलिटी अराइज, यानी एक ऐसा इवेंट जब वो घटित हो जाता है, जब वो हैपन हो जाता है, फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो देखिए 3 कंडीशंस हैं जहाँ पर टैक्सेबल इवेंट अराइज होते हैं। फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स, अनदर वन इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज और थर्ड वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों साथ में होते हैं जब। ठीक है, तो यानी कि देखिए, जब सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, इन तीनों की जब सप्लाई हो रही है तब क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाता है अंडर जीएसटी। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड है एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, ये सप्लाई पर ही एप्लीकेबल होता है। जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स और ऑन द सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। देखिए, जो जीएसटी जो है वो सप्लाई के टाइम पर ही अराइज होता है। या तो आप सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज बोथ की सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, as against the present concept of tax on the manufacture of the goods or on the sale of the goods or on provision of services, यानी कि देखिए, एक तो मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स किसी पर्सन को, होलसेलर वगैरह को सप्लाई कर रहा है तब टैक्सेबल इवेंट होता है। फिर आगे जब वो आगे कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है तब टैक्सेबल इवेंट अप्लाई होता है। तो दैट मीन्स ये बोलता है कि जब सप्लाई होती है तभी जीएस जो है, जो टैक्सेबल इवेंट है वो होता है। सप्लाई इज वाइड टर्म इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफ़र के थ्रू। देखो सप्लाई में क्या क्या आ सकता है, सेल के थ्रू भी एक चीज़ दूसरी जगह पे जाती है, वो भी सप्लाई कहलाते हैं। ट्रांसफ़र, एक सामान दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है, वो भी क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। बार्टर सिस्टम के अंदर भी, बार्टर सिस्टम यानी कि मैंने कोई चीज़ दी है, आपने उसे मेरे को रिटर्न में पैसे नहीं दिए, कोई चीज़ दी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये सब जो जीएसटी का टर्म है वो सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हमने अभी बात करी है, सप्लाई के अंदर सेल इंक्लूड होती है, यहाँ से देख ली, सेल इंक्लूड होती है, ट्रांसफ़र इंक्लूड होता है, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ठीक है, तो अगर आपके पास 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा के आप ये बता सकते हैं कि सप्लाई के अंदर ये चीज़ इंक्लूड होती है। ठीक है, आगे देखिए, नेचर ऑफ सप्लाई। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नेचर ऑफ सप्लाई हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन विच टैक्स टू लेवी एंड देयर इज इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन बोथ। देखिए, जीएसटी हमें पता चल गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई मतलब लगता है ना। और नेचर ऑफ सप्लाई यानी अब सप्लाई का नेचर कैसा है वो ये चीज़ डिटरमाइन करने में मदद करता है कि कौन सा टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सप्लाई का नेचर देखिए, सप्लाई होती है, ये देखिए इतने टाइप की होती है। ये देखिए यहाँ से बात करते हैं, इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट। इंट्रा
और इंटर। इंटर होता है दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में। इंटर अपने ही स्टेट के बीच में, ठीक है। जब हरियाणा के अंदर अंदर ही सप्लाई हो रही है तो इंट्रा स्टेट, जब हरियाणा से पंजाब के बीच में सप्लाई हो रही है तो इंटर स्टेट। ये इंट्रा स्टेट यानी हरियाणा के अंदर अंदर, इंटर स्टेट हरियाणा से पंजाब, मतलब दो कोई भी एग्जांपल दे रही हूँ। इंपोर्ट जब हम किसी दूसरे नेशन से कोई सामान मंगा रहे हैं वो इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है जब हम अपने नेशन से किसी दूसरे नेशन पे यानी अपनी कंट्री से जब किसी दूसरी कंट्री पे सामान पहुंचा रहे हैं वो होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए इंट्रा स्टेट में कौन सी वो लगती है, CGST और SGST, ठीक है, सेंटर की और स्टेट की। और जो इंटर स्टेट है दो स्टेट के बीच में तो IGST लगता है, इंटर स्टेट, ठीक है। और इंपोर्ट करा रहे हैं तो BCD और IGST लगता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट में 0 रेट, ठीक है। आगे देखिए BCD का फुल फॉर्म था यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो जो बेसिकली जो भी कस्टम ड्यूटी वहाँ पर सेट की गई है वो लगती है, प्लस में IGST लगता है, ठीक है। आगे देखिए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो आप सप्लाई कर रहे हो जो टैक्स लगेगा ना GST के अंदर वो डेस्टिनेशन पे बेस्ड होता है कि जो आप चीज़ सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जानी है, वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है उसके ऊपर बेस्ड होता है। देखते हैं डेस्टिनेशन कैसे, देखो GST वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ destination all goods and services are taxed if they are consumed within the country। देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो गुड्स और सर्विसेज की जो डेस्टिनेशन है वो टैक्स्ड होगी इफ़ दे आर कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही कंज्यूम हो गए। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आर एग्जेम्प्टेड, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं एंड इम्पोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स। मतलब जो सामान हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और जो इंपोर्ट है बाहर से सामान मंगा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है ताकि इंपोर्ट को बढ़ावा ना दिया जा सके, ठीक है। फर्दर इन फेडरल सेटअप लाइक इंडिया डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इज प्रेफर्ड फॉर टैक्सेशन ऑफ सप्लाई कंज्यूम्ड विद इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ कंट्री। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST is a destination based tax on consumption of goods and services. It means that the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption which is also termed as the place of supply। यानी कि जो प्लेस, देखो जो डेस्टिनेशन होगी वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहलाएगी। मान लो मैन्युफैक्चरर ने सामान होलसेलर के पास भेजा है तो होलसेलर के पास जो सामान गया वो डेस्टिनेशन भी है और वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे है, क्योंकि वहाँ पर एक सामान आया भी है और वहाँ से आगे सामान जाएगा भी, ठीक है। आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन क्या बोलता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड विद इन द कंट्री और स्टेट वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनको वो अपनी कंट्री के अंदर ही टैक्स होगी, अपनी कंट्री के अंदर ही टैक्स लगेगा दूसरी कंट्री में जाने के बाद। यानी कि जब एक्सपोर्ट करते हैं वो टैक्स के लिए एग्जैम्प्ट होता है, तो 0 बेस्ड होती है एक्सपोर्ट, ठीक है। और इम्पोर्ट के लिए एक तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD लगेगी और प्लस में IGST लगेगा आपको, ठीक है। और स्टेट वेयर सप्लाईज कंज्यूम, या जो स्टेट जिसमें सप्लाई कंज्यूम की जा रही है। सपोज कीजिए पंखे हैं, मान लो हरियाणा में पंखे बने हैं, किसी ने बंदे ने पंजाब से हरियाणा वाले पर्सन को ऑर्डर दिया है कि वो मैं एग्जाम्पल के समझ, देखो सपोज करो ये हरियाणा है हमारा HR, ठीक है, हरियाणा, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पंखे बन रहे हैं, ठीक है। पंजाब से किसी ने PB, पंजाब से किसी पर्सन ने क्या दिया, ऑर्डर दिया है पंखों का, तो पंखे कहाँ गए, कितने पंखों का दिए, 500 पंखों का दिया है, ठीक है। अब पंखे कहाँ गए, पंजाब में चले गए, हरियाणा से कहाँ गए, पंजाब के अंदर, ठीक है। तो अब टैक्स कहाँ के अकॉर्डिंग लगेगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या हो गई, PB पंजाब हो गई। तो जहाँ पर वो कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पर वो लगाए जा रहे हैं पंखे, वहाँ पर जो सप्लाई हो रही है ना उस स्टेट में जो भी सिस्टम होगा ना वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। आगे देखिए ड्यूअल GST इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। देखिए इन इंडियाज
in India, a dual GST model has been adopted. Central government and state government will simultaneously levy GST on every supply of goods or services or both, which take place within a state or a union territory. Thus, tax under the CGST law would be imposed in the following manner. Intra-state में देखिए क्या क्या लगता है, CGST और SGST लगता है, और इंटर-स्टेट के अंदर IGST लगता है. ठीक है, तो दो ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया जीएसटी का. जीएसटी सेल विद इन स्टेट यानी इंट्रा स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में. तो उस इंट्रा स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट के अंदर आईजीएसटी लगता है. ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स. अब जब एक्सपोर्ट है उसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई दी है. जब भी आप कोई चीज़ को अपनी कंट्री से बनाकर दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये इसलिए होगा क्योंकि इससे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, अपने सामान को, अपनी कंट्री के सामान को दूसरी कंट्री में भेजेंगे. ठीक है, इससे उसको क्या मिलेगा, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट. इम्पोर्ट में देखिए क्या होता है, कैसी ट्रीटमेंट होगी इम्पोर्ट की, मैंने आपको सब कुछ स्टार्टिंग में बता दिया गया है. इम्पोर्ट में क्या होगा, जब आप कोई सामान इंपोर्ट करवाएंगे बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में लाएंगे तो वहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, प्लस में IGST लगेगा. ठीक है, ठीक है ना. तो ये हो गई इस ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट. ये देखिए यहाँ पर एक जो डायग्राम दे रखा है, आप फ्लो चार्ट टाइप में आपको जो डायग्राम दे रखा है ये देख लो. इम्पोर्ट ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई IGST. इम्पोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई माने जाएंगे तो IGST लगेगा, इन एडिशन टू प्लस में कस्टम ड्यूटी लगेगी. ठीक है. एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू बी सब्ज्यूम्ड अंडर GST. भाई कौन कौन सी जो टैक्स थे जो GST के अंदर डाल दिए गए, सबस्यूम कर दिए गए. ठीक है, तो देखिए GST वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस. बहुत सारे टैक्स को हटाकर इसने एक टैक्स बना दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स. ये इसका नारा है. इसका जो एक जो वो होता है ना, एक जो पंक्ति होती है इसकी बोल जाती है, तो वन नेशन वन टैक्स. तो देखिए एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू बी सबज्यूम्ड अंडर GST, एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू बी सबज्यूम्ड अंडर CGST, और यहाँ पे SGST. तो CGST के अंदर कौन कौन से टैक्स सबज्यूम कर दिए गए हैं. CGST के अंदर ये सारे टैक्स आ जाते हैं. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लाइक गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम कॉमनली नोन एज CVD, और है special additional duty of custom, service tax, cesses and surcharges. Or then existing taxes to be subsumed under SGST. State VAT. देखिए SGST के में अंदर स्टेट के अंदर वाले के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट में जो वैट लगता था वो सब सबजूम इसके अंदर ही आ गया है SGST के अंदर. सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस. ये सारे टैक्स एक इसी हेडिंग के अंदर, देखिए एक इस हेडिंग के अंदर सबस्यूम कर दिए गए हैं. ये वाले सारे टैक्स इस SGST के अंदर सबस्यूम कर दिए गए हैं. ठीक है, डाल दिए गए हैं. GST के रेट देख लीजिए क्या है. स्लैब रेट देख लेते हैं. GST के 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है. ठीक है, तो देखो क्या तक दे रखा है इन्होंने. CGST, SGST, UTGST एंड IGST would be levied at rates to be mutually agreed upon by the center and the state under the aegis of the GSTC. The tax under GST system will be collected at the prescribed rates not exceeding 20%. भाई जो GST की रेट 20% ज़्यादा नहीं होती. Presently GST rates have been announced on various goods and services by the government through various communication indicated that the tax rates would be in 4 slabs. 4 slabs में आ गई टैक्स रेट 5%, 20%, 12%, 18% एंड 28% अपार्ट फ्रॉम द नील रेट. द मैक्सिमम रेट अनाउंस्ड ऑफ GST इज 28%, यानी जिसके अंदर 14% CGST लगता है और 14% SGST होता है. 28% हो गया. ठीक है,
बट इट कैन बी इंक्रीज बाय अप टू 40%, 20% CGST और 20% SGST। देखो वैसे तो 28% ही है, 14, ठीक है, लेकिन इसको हम 40% तक और इंक्रीज कर सकते हैं 20 करके, ठीक है। तो ये टैक्स रेट हो गई हमारी। तो टैक्स स्लैब में 4 स्लैब हो गए। इंक्रीज़ कहाँ तक कर सकते हैं इसको, ये देखिए ध्यान से। वैसे तो 28% हाईएस्ट है, ठीक है, मैक्सिमम है, बट फिर भी 40% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको, 20 GST और CGST और 20 SGST, ठीक है। और प्रेजेंट GST रेट हैं क्या वैसे 5, 12, 18 और 28, ठीक है। और जो मैक्सिमम रेट है अनाउंस है 28 है और 14 प्लस में 14 वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लैब रेट। आगे देखिए, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो अल्कोहलिक लिकर है, शराब है, ठीक है, ये सब चीज़ें ह्यूमन कंजप्शन के लिए इनकी सप्लाई। तो देखते हैं कितना क्या है, क्या GST क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग। GST वुड अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। GST अप्लाई होता है हर गुड्स में और हर सर्विसेज में, लेकिन अल्कोहल को छोड़कर, जो ह्यूमन कंजप्शन की अल्कोहल को छोड़कर। सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कैप्ड आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ CGST Act 2017 एंड द पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन अंडर एंट्री नंबर 51 रिमेन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको GST में से निकाल दिया गया है, और जो ये पावर है ना टैक्स लगाने की ह्यूमन लिकर की ह्यूमन कंजप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी वो अल्कोहल पीते हैं, जो उसके रिगार्डिंग जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है, ठीक है। 11 देखिए, आइटम्स टेम्परेली आउट ऑफ GST। देख कौन कौन से आइटम है जो GST के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 आइटम है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट नोन एज पेट्रोल, है ना, और नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये सब जो हैं ये GST के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिस पे अभी भी लग रही है, किस पे, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू GST। इन एडिशन द सेंटर वुड हैव द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट्स। देखिए वैसे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को सबस्यूम कर दिया गया है ना GST के अंदर, बट फिर भी अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे कि टबैको और टबैको के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर GST तो है, वो सब्जेक्ट टू GST तो है, बट फिर भी कई जगह पे ऐसा होता है इन एडिशन टू सेंटर जो है, सेंटर के पास अभी भी पावर है कि उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, थ्रेशहोल्ड लिमिट्स फॉर एग्जेम्पशंस। थ्रेशहोल्ड लिमिट्स देख लीजिए। इन GST लॉ अ कॉमन थ्रेशहोल्ड एग्जाम्पशन वुड अप्लाई टू बोथ CGST एंड SGST। GST लॉ के अंदर एक कॉमन थ्रेशहोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट है जो CGST और SGST दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। टैक्स पेयर विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 40 to 20 lakh, 10 lakh for special category states as specified in Article 279A of the Constitution would be exempt from GST। देखिए कोई जो आर्टिकल 279A के अंदर जोन से भी स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं उसके अंदर तो 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और वैसे जो एनुअल टर्नओवर जिस भी टैक्स पेयर का 40-20 लाख है वो GST के अंदर क्या होते हैं, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देख लीजिए, थ्रेशहोल्ड लिमिट पढ़ लेते हैं आप। थ्रेशहोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, सेक्शन 22(1) के अंदर आता है सब सेक्शन। तो देखिए, जिसकी जो भाई एनुअल टर्नओवर है गुड्स के अंदर 40 लाख है और सर्विसेज के अंदर 20 लाख है, तो ए पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन अ जनरल कैटेगरी स्टेट UT, ठीक है, जनरल कैटेगरी स्टेट के अंदर वो आ जाता है बंदा, टैक्सेबल सप्लाई उसकी आ जाती है। और 10 लाख रुपीज़ किस पर्सन के लिए, ए पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर उसको डाला गया है। स्टेट डिफाइंड आर्टिकल, जो स्टेट स्पेशल स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, जो कि आर्टिकल 279A(4)(G) के अंदर जो भी स्टेट दिखाए गए हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। आगे, कंपोजिशन स्कीम अंडर GST। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर
with an aggregate turnover in a financial year up to 1 crore shall be eligible for composition levy scheme. थ्रेशोल्ड लिमिट इन कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इज़ प्रोवाइडेड एज बिलो। तो देखिए, जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं जिनका टर्नओवर जो फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ रुपए तक का होता है, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट देखिए क्या है, रीजन पहले देखिए, रीजन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं जो ये आर्टिकल्स 279A के अंडर आते हैं, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर, ठीक है, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 75 लाख, 75 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। स्पेशल कैटेगरी के लिए 75 लाख से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, तब जाके उसको वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएगा। और रेस्ट ऑफ इंडिया, बची हुई इंडिया के जो भी स्टेट्स वगैरह हैं, उसके अंदर 1.5 करोड़ से इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, टर्नओवर। आगे देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, आईटीसी। अब देखिए आईटीसी क्या होता है, हम बताते हैं आपको। देखिए, मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ की, सपोज़ करो ये यहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुको, इरेज़र, देखो मैं हूँ मैन्युफैक्चर, ये रहा यहाँ पे देखो, मैं हूँ मैन्युफैक्चरर शूज़ की, ठीक है। तो अब देखो मैं शूज़ मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है, तो मेरे को रॉ मटेरियल क्या चाहिए, चमड़ा चाहिए रॉ मटेरियल। तो मैंने सपोज़ करो इस पर्सन से चमड़ा मंगाया, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया चमड़ा। तो मैंने जब चमड़ा ख़रीदा, मान लो 5 लाख रुपया ख़रीदा, जस्ट मैं ऐसे इमेजिनरी फिगर्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, 5 लाख रुपये का चमड़ा ख़रीदा। तो मैंने जो जिससे चमड़ा ख़रीदा, इस ए पर्सन से चमड़ा ख़रीदा मैंने, तो मैंने इसको 5 लाख रुपये दिए, प्लस में टैक्स भी पे करा उसके ऊपर, सपोज़ करो 20,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 20,000 का टैक्स पे कर रखा है, ठीक है। अब मैंने शूज़ तैयार करने लग गई, शूज़ मेरे बन गए हैं, और आगे मैंने अब शूज़ सप्लाई कर दिए हैं अपने, जितने भी 5 लाख का जितना भी मैंने चमड़ा बनाया था उससे मेरे शूज़ बने, और शूज़ की सप्लाई करने में मुझे यहाँ से 10 लाख रुपये मिले उसी को, ठीक है। 5 लाख का मंगाया, 10 लाख मिल गए, ठीक है। और अब जो फाइनल कंज्यूमर होंगे वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर पे सारा टैक्स बर्डन आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। यानी कि हम पर, अगर हम एक नॉर्मल पर्सन है तो सारा टैक्स हम ही पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टैक्स इस बंदे के पास आ जाएगा जो शूज़ मैंने शू बनाए हैं, ठीक है। तो मेरे पास सारा टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, और टैक्स मेरे पास आया है सारा जो है यहाँ पर, ये सारे शूज़ जो बनाए थे उसको बेच के टैक्स कलेक्ट हुआ मेरे पास 50,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि देखो हम ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिर हमें ये 50,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है ना। तो ये जो 50,000 रुपये हैं, इसमें से हम 20,000 आईटीसी क्लेम कर लेंगे गवर्नमेंट से, कि भाई जब हमने ये रॉ मटेरियल ख़रीदा था ना, तब हमने 20,000 रुपये क्या पे किया था, टैक्स पे किया था। अभी आपके पास गवर्नमेंट के लिए को देने के लिए 50,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट को आप बोलोगे हमें आईटीसी क्लेम दे दीजिए, ये 20,000 जो हमने पे किया था टैक्स वो हमें दे दीजिए, और 30,000 वो काट कर गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। ये होता है आईटीसी क्लेम। तो देख लीजिए यहाँ पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन इनपुट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स। देखिए, सेटिंग ऑफ करना, इनपुट टैक्स पेड, जो आपने चमड़ा लाने के लिए, चमड़ा आपके लिए इनपुट था, और आउटपुट क्या हो गई, जब आपने वो जो जूते बनाकर बेचे वो आउटपुट हुई। तो इनपुट टैक्स आपने 20,000 का पे किया था, वो ऑन इनपुट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आपके पास आया जब आपने बनाकर बेचा, और लोगों से यानी कि फाइनल कंज्यूमर से आपके पास आउटपुट टैक्स इकट्ठा हुआ 50,000 रुपये। आपने पे किया था इनपुट 20,000, तो दोनों को सेट ऑफ करके 30,000 रुपये बचता है जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। आगे देखिए, सीक्वेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब आपके पास आईटीसी क्लेम करना है आपको, तो आप किस सीक्वेंस में उसको क्लेम करोगे, और उसको यूटिलाइज करने की रेस्ट्रिक्शन होती है। देखो आप कैसे रेस्ट्रिक्शन होती है, सपोज कीजिए, ये देखिए एक मिनट,
अमाउंट ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ IGST। अगर आपका ITC है, आपने क्लेम करना है, IGST है, तो आप उसको किसकी पेमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो? IGST। सबसे पहले तो IGST होगा, ठीक है। IGST अगर कट गया फिर और भी अमाउंट पड़ा हुआ है तो उससे CGST को क्या आप करोगे, जो नील ऑफ करोगे, ठीक है, न्यूट्रल करोगे। फिर SGST को करोगे। ये है अपनी सीक्वेंस है, पहले IGST, CGST, फिर SGST और फिर UTGST, ठीक है। सबसे पहले तो IGST पे करेंगे, सेकेंड CGST और लास्टली पे करेंगे आप SGST या फिर UTGST, ठीक है। और CGST से सबसे पहले सेट ऑफ होएगा CGST और फिर लास्ट में होगा IGST, ठीक है। पहले CGST होगा, अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो IGST होगा, ठीक है। SGST से SGST होगा और अगर कोई बच जाता है तो IGST होगा, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट तो SGST से करेंगे, जो बच जाएगा तो IGST, और UTGST से UTGST होगा और IGST होगा। पहले UTGST होगा और बाद में IGST होगा, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना, IGST तो सारे हो जाएंगे। सबसे पहले IGST, CGST, फिर स्टेट का और फिर UTGST का। CGST से सिंपल CGST, SGST और UTGST और तीनों से अगर वो हमने सेटल करना है तो IGST सेटल हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा हो गई। आगे देखिए, अगला है हमारा रजिस्ट्रेशन अंडर CGST। तो देखो, कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, हमने बात कर ली है। गुड्स के मामले में 40 लाख जिसका टर्नओवर होगा, और सर्विस के मामले में 20 लाख जिसका टर्नओवर होगा, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं उसको 10 लाख का, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर्सन लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पढ़ो, मैं आपको इसको थ्रू बताती हूँ। पर्सन लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अंडर नॉर्मल सप्लायर क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट, यानी कि 40 और 20 लाख वाली लिमिट जो क्रॉस कर देगा वो। पर्सन माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ से माइग्रेट होता है वो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जो बचते हैं वो उसके एग्जिस्टिंग पर्सन लिएबल हो जाएगा। ट्रांसफेरी पर्सन लिएबल होगा इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर ट्रांसफेरी पर्सन, एक पर्सन ने अपना बिजनेस ही ट्रांसफ़र कर दिया है तो ट्रांसफेरी पर्सन लिएबल होगा। अगर ट्रांसफर इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, अगर वो अपने बिजनेस को अमालगमेट कर लेता है दूसरे पर्सन के साथ, या फिर डीमर्ज करता है, पहले मर्ज हुए पड़े थे उनको डीमर्ज अलग अलग करता है तब। और अदर पर्सन कौन से होंगे? स्पेसिफाइड फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और जो अदर पर्सन बच गए होंगे वो स्पेसिफाइड होंगे जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को जरूरी है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, अब रिटर्न देखो कौन कौन से फाइल होते हैं, ठीक है। जब GST के रिटर्न कौन कौन से अपने को पेपर कौन सबमिट करने होते हैं। द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ GST सिस्टम इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इन GST सिस्टम रिटर्न्स मैकेनिज्म हेल्प द टैक्स पेयर टू फाइलिंग रिटर्न्स एंड अवेल ITC। इसके थ्रू जो रिटर्न भरते हो आप, उससे क्या होगा, वो अपना टैक्स पे कर देंगे और उससे ITC भी अवेल कर सकते हैं। तो GSTR 1 देखिए, GST रिटर्न 1 मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो भी उसमें क्या होगा, सारी मंथ की पूरी सारी स्टेटमेंट होगी जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है, जो आपके पास से सप्लाई बाहर गई हैं। तो ये इसकी ड्यू डेट कब होती है फाइलिंग की? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि आज जैसे सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर की 10 तारीख, ठीक है। GSTR 2 देखिए, मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो भी आपके अंदर सप्लाई है, आपके पास जो सप्लाई आई हैं वो होता है 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। GSTR 3 के अंदर देखिए, मंथली रिटर्न फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर, ये मंथली रिटर्न होता है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, जो भी मंथली रिपेयर होता है वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख को, यानी 20 अक्टूबर। आगे देखिए GSTR 4 देखिए, क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर, जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंदर आता है वो क्वार्टरली रिटर्न पे करता है, तो वो GSTR 4 होता है। 18th ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर, इस क्वार्टर के बाद जो भी मंथ आएगा उसका 18 तारीख। GSTR 5 देखिए, मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंस टैक्स पेयर, ऐसा टैक्स पेयर जो हमारे इधर नहीं रह सकता, नॉन नहीं रहता है, NRI टाइप का बन नॉन रेजिडेंस है, जो भी 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, जो भी टैक्स पीरियड है उससे आगे आने वाली मंथ के 20th तारीख, और विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। GST जो सी डेट पहले आएगी वो। GSTR 6 मंथली रिटर्न फॉर ISD,
ISD की मंथली रिटर्न 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। TDS की जो मंथली रिटर्न है 7 के अंदर आती है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 8 में मंथली स्टेटमेंट जो किसके ऑफ रिटर्न फॉर TCS टैक्स कलेक्टेड सोर्स के अकॉर्डिंग 10th मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख, यानी TDS के लिए भी और TCS के लिए। GSTR 7 भी और GSTR 8 भी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। GSTR 9 आता है एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यह आ जाता है। GSTR 10 के अंदर आता है फाइनल रिटर्न, और फाइनल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, जो बाद में आने वाली है फाइनल रिटर्न उसके अंदर आता है 3 मंथ के अंदर, ठीक है। आगे लाइबिलिटी टू पे GST। अब लाइबिलिटी देखो किस किस की अराइज होती है। लाइबिलिटी टू पे GST सप्लायर इन एनी अदर केस, या तो लाइबिलिटी वैसे GST किसको कौन भरता है, सप्लायर पे करता है GST को, ठीक है। लेकिन एक कोई ऐसा केस भी होता है इन एनी अदर केसेस में रेसिपेंट अंडर RCM के अंतर्गत जो भी रेसिपेंट है, जो भी रिसीवर है वो पे करता है, वैसे सप्लायर पे करता है। लेकिन कभी कभी जो फॉरवर्ड चार्ज हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर क्या होता है, रेसिपेंट पे करता है। और TDS के केस में जब डिडक्टेड सोर्स होता है तो उसमें डिडक्टर पे कर देता है। और ई-कॉमर्स ऑपरेटर इन द केस ऑफ TCS जब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है उसके अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जो कलेक्ट करता है वो पे कर देता है, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पर आपको फॉरवर्ड चार्ज बोल दिया था, यहाँ पर वो यहाँ पे आएगा रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर तो सप्लायर ही पे करता है, और जो रिवर्स चार्ज होता है मतलब उल्टा, फॉरवर्ड मतलब आगे, उसके अंदर सप्लायर ही पे करता है जो GST, ठीक है। और अगर रिवर्स चार्ज मतलब फॉरवर्ड चार्ज का उल्टा चार्ज, तो उसमें कौन पे करता है, रेसिपेंट पे करता है। देखो मैं एक बार समझा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो मान लो मैं सप्लायर हूँ किसकी, शूज़ की, ठीक है, और जिसको मैं बेच रही हूँ वो रिसीवर है, ठीक है। तो रिसीवर ने मेरे को शूज़ के, एक शूज़ है 1000 रुपये का, 1000 रुपये पर एक जोड़ी है शूज़ की, 1000 रुपये का 200 रुपये प्लस उसमें GST है, ठीक है। तो वो 1200 रुपये मुझे ही पे करेगा, तो 1200 रुपये मेरे पे आ गए। 1000 रुपये तो उसमें से मेरे हैं, और जो 200 रुपये हैं वो गवर्नमेंट के हैं, टैक्स के, है ना। तो वही वो टैक्स मैं पे करूँगी ना, तो सप्लायर पे करेगा, वो ये है फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज। और रिवर्स चार्ज क्या होता है, वैसे मैंने आपको पीछे करा रखा होगा क्वेश्चन में, रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज होता है, कभी कभार ऐसा होता है सप्लायर के पास ना, सप्लायर ना रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता GST के अंदर, और जो रेसिपेंट होता है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है। तो इस ये सप्लायर बोल देगा कि भाई तू मेरे को 1000 रुपये दे दे, और जो ये 200 रुपये है ना वो खुद ही टैक्स पे करती हो, ठीक है, तो क्योंकि तू रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो होता है रिवर्स चार्ज, ठीक है। TDS में जो टैक्स काट रहा है वो डिडक्टर करेगा पे, और TCS में टैक्स कलेक्ट कर रहा है ई-कॉमर्स ऑपरेटर वो पे करेगा टैक्स, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ टैक्स, अब देखो पेमेंट टैक्स कौन सी मोड होती है, मोड यूज फॉर मेकिंग डिपॉजिट। अगर आपने टैक्स की पेमेंट करनी है कौन सी मोड यूज़ करोगे, फर्स्ट है मोड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ई पेमेंट मोड है, और दूसरा है ओवर द काउंटर पेमेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ई पेमेंट मोड में देखो इंटरनेट बैंकिंग आती है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स यूज़ होते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। ओवर द काउंटर में, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रो ऑथराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज़ पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। जो भी ऑथराइज्ड बैंक है उसके थ्रू आप डिपॉजिट करवा सकते हैं आप अपना टैक्स। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पहले ही आपके पास टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ऑब्लिगेशन और सर्टेन पर्सन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हु आर रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द पेमेंट मेड ऑन क्रेडिट टू सप्लायर वेयर टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000। 2.5 लाख रुपए तक की जो भी सप्लाई है उसमें 1% जो है TDS काट लिया जाता है। फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिलेटेड विद टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स इज, देखिए लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एज सोर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
देखो डिस्क्रिप्शन देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंटल एजेंसी, अदर पर्सन है जो कि क्या करते हैं, जो टैक्स डिडक्ट को कर लेते हैं। तो जो भी डिडक्टर होंगे वही पे करेगा उसके टैक्स को, ठीक है। रेट ऑफ TDS क्या है, 1% ऑफ द वैल्यू सप्लाई, जितने भी सप्लाई वैल्यू हो रही 2.5 लाख से एक्सीड वाली उस पर 1% काट लेते हैं TDS, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, वही थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने बता दिया आपको, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो 1% वैल्यू है सप्लाई की, जो भी वैल्यू होगी 1% उसमें से TDS काट लिया जाएगा। टाइम लिमिट टू डिपॉजिट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगली महीने की 10 तारीख तक TDS जो है उसकी डिपॉजिट कराने की तारीख होती है। फेलियर, अगर आपने TDS को डिपॉजिट कराने में आपने फेल हो गए हो तो पे इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स को रिफंड कराना है। देखो, रिफंड अराइजेज इन सिचुएशन व्हेन द GST पेड इज मोर देन द GST लाइबिलिटी, अगर आपने GST लाइबिलिटी जितनी अराइज हो रही थी उससे ज़्यादा आपने GST पे कर दिया है तब आपका रिफंड अराइज होता है। अंडर GST द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड इज स्टैंडर्डाइज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, द प्रोसेस इन ऑनलाइन एंड टाइम लिमिट्स हैव आल्सो बीन सेट अप फॉर द सेम फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है आप GST लिएबल थे, मान लो मैं सप्लायर हूँ तो मैंने GST जो पे करना है वो मैंने पे करना है टोटल 5 लाख और मैंने 5,50,000 पे कर दिया है, तो 50,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो जो 50,000 है वो रिफंड होगा टैक्स का, ठीक है। उसकी एक प्रोसीजर है, ठीक है। तीसरा से होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ऑब्लिगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स at such rate not exceeding 2% of net value of taxable supply। तो देखिए TDS होता है 1% और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख, ठीक है, और TCS है 2%, ठीक है। आउट ऑफ द पेमेंट टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू देयर पोर्टल्स फॉलोइंग आर द, देखिए लाइबिलिटीज़ क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कौन करता है, मतलब जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स उसकी लाइबिलिटी यानी उसको पे कौन करता है, उसको पे करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और TDS को कौन पे करता है, अभी हमने बात करी थी TDS को कौन पे करता है, जो डिडक्टर होता है यानी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, ऐसे ही, और एनी अदर पर्सनस। और रेट ऑफ TCS 2% है, 1% है, 2% दे रखा है इसमें ऊपर, 2% यहाँ गलत छप गया है। 1% है TDS की और TCS की 2% है और टाइम लिमिट है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये सेम है दोनों का, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्सेस पेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सेल्फ असेसमेंट कर लेता है, ये सिस्टम है इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST, देखो कैसे क्लासिफाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज को GST के अंदर। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड शैल बी यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर द GST रिजाइम, ठीक है। देखो कैसे क्लासिफाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज को HSN नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो HSN होता है 2 डिजिट कोड, टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज अबव 1.5 करोड़ बट बिलो 5 करोड़ शैल यूज 2 डिजिट कोड। तो देखिए जो टैक्स पेयर की जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है वो 2 डिजिट का कोड यूज़ करेगा। 4 डिजिट का कोड वो करेगा जो 5 करोड़ से अबव हैं, शैल यूज़ 4 डिजिट कोड। और नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN, कब नहीं होता रिक्वायर्ड कि हम HSN दिखाएं। टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज़ बिलो, जो 1.5 करोड़ से जिसका टर्नओवर कम है उसको जरूरी नहीं है कि वो HSN कोड दिखाए अपना इनवॉइसेस पे, ठीक है। सर्विसेज अकॉर्डिंग कोड SAC, सर्विसेज विल बी क्लासिफाइड एज पर सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड जो सर्विसेज हैं वो क्लासीफाई होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड के अकॉर्डिंग। रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ टैक्स, अब देखिए आपके टैक्स एरियर्स पड़े हैं उसकी रिकवरी कैसे होगी। एरियर्स ऑफ द टैक्स टू बी रिकवर्ड यूजिंग वेरियस मोड्स इंक्लूडिंग डिटेनिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन। तो देखिए जो एरियर टैक्स है वो रिकवर हो सकते हैं, वेरियस मोड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे लाइक डिटेनिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करके डिटेन करके, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो आगे सेल करके, है ना, उससे थ्रू जो भी डिफ़ॉल्टिंग पर्सन है यानी जिस पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया उसके जो टैक्स को रिकवर कैसे करेंगे, गुड्स को सेल करके,
उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके, ठीक है, ऐसे हम उसको उसके टैक्स को रिकवर कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर है, मतलब गवर्नमेंट के पास। पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो देखिए इंस्पेक्शन का पावर, ढूंढने का पावर, और सीज करने का पावर, अरेस्ट करने का पावर, उसके रिगार्डिंग। फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ वेरियस पावर्स आर गिवन टू जीएसटी ऑफिसर्स। अब देखिए, अब जीएसटी ढंग से तरीके से चल पाए उसके लिए जीएसटी को पावर भी दी गई है। तो जीएसटी ऑफिसर के पास काफ़ी सारी पावर होती हैं। इन एनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन द पावर्स आर प्रोवाइडेड टू जीएसटी ऑफिसर्स फॉर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जेन्युइन टैक्स पेयर। तो और जो टैक्स इवेडर होता है, जो भी टैक्स इवेड कर रहे होते हैं, टैक्स को छुपा रहे होते हैं, उनके खिलाफ जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनके काम को सीज कर सकते हैं और उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपील्स देखिए आप। In some cases, the taxpayer or the department might not agree with the adjudications order passed by the tax officers. Thus, a dispute arises between them. अगर उनके बीच में कोई dispute arises होती है, to solve this kind of disputes, proper channel of appeals are provided by the CGST Act. तो बहुत सारी मतलब appeals की जो है proper channel apply किए गए हैं। Steps of appeal under GST are shown as below in figure. फर्स्ट अपील देखिए, फर्स्ट अपील होगी एपरेंट अथॉरिटी के पास, और सेकंड अपील होगी अगर एपरेंट अथॉरिटी से भी अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं होती तो आगे जाएंगे आप एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। फिर जो थर्ड अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास, और फोर्थ अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास, अगर उनसे डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं होता है तो एपरेंट ट्रिब्यूनल के पास, अगर उनसे भी डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं होता तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, प्रोविज़न फॉर पेनल्टीज़। तो देखिए पेनल्टीज़ के रिगार्डिंग क्या प्रावधान है। अंडर जीएसटी अथॉरिटीज़ हैव पावर टू इम्पोज पेनल्टी। जीएसटी अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो पेनल्टी लगा सकती है। द पेनल्टी विल बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन। पेनल्टी देखो फाइन के रूप में, कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। ऑफिसर कैन इम्पोज द पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ। जो ऑफिसर है वो इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी को किस चीज़ के ऊपर, अगर कोई लॉ तोड़ दिया गया है, कन्फिस्केट द गुड्स के कन्फिस्केट कर रहे हो आप, एंड गिव ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन। अगर आप आपको ऑप्शन दिया गया है कि फ़ाइन दो अगर आपने कन्फिस्केशन नहीं करी है गुड्स की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखिए क्या है। इन ऑर्डर टू एंश्योर सिंगल इंटरफेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विल बी एज फॉलोज। हाँ जी, देखिए इफ़ टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़, अगर 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर 90% ऑफ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ वुड वेस्ट विद स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवर, किसके पास आता है, स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता है, एंड ओवर 10% जो आता है वो सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ठीक है। तो अगर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, जो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो 90% तो आता है स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और 10% कंट्रोल होता है सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जिसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो उसका जो है कंट्रोल है जो 50-50% में रेशो में दिया होता है स्टेट सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 30 जो प्रोविजंस हो गए, फीचर्स हो गए हमारे, उसके जो जीएसटी के जो फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने जो 30 फीचर्स बताए हैं आपको। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं मुझसे कि हाँ ये मैम ये नहीं समझ में आया, ये आप दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर वो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आपके जो आने वाले एग्ज़ाम जीएसटी के अंदर ज़रूर आना है। कि ये आएगा व्हाट इज़ जीएसटी एंड डिफाइन सम साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका, जो भी एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।
आपको समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जीएसटी के रिगार्डिंग। और अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग।